नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं 15 अगस्त को हमने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और हर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब भी लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है तो बहुत सारी पॉलिसीज के बारे में बात की जाती है, देश के विकास के बारे में बात की जाती है, कौन कौन सी नई योजनाएं यहां पर सरकार लेकर के आ रही है और किन क्षेत्रों में सरकार अब विकास करने वाली है। यानी कि एक दूरगामी जो प्लान है सरकार का, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करती है। इन्हीं भाषण को आज हम समझेंगे। इस भाषण में क्या महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया गया है, क्या महत्वपूर्ण नीतियां यहां पर बताई गई हैं, कौन सी नई चीजों पर भारत अब कार्य करने वाला है और भारत के आगे का विकास का जो प्लान है वो क्या रहने वाला है। ये सारी चीजें हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके रहे हैं इस बार जो आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और किन किन योजनाओं के बारे में बातें की गई थी। शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है कि इसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये ऑफर आपका सीमित समय के लिए है, कल ये ऑफर आपका एंड हो जाएगा। तो जो भी बच्चे इसमें एनरोलमेंट कराना चाहते हैं करवा सकते हैं। इसके तहत आपको ये सभी कोर्सेज मिलने वाले हैं। चलो आगे शुरू कर लेते हैं क्लास। Independence Day highlights. Punishment given for crime against women should be publicized, says PM मोदी। ठीक है, इसको क्या किया जाएगा? पब्लिसाइज किया जाएगा। अब ये क्या चीजें थी और क्या बातें इसमें कही गई हैं, चलिए समझ लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसी के साथ उन्होंने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं इस भाषण के? सबसे पहले तो ये हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस था जहां पर उन्होंने भाषण दिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बार इन्होंने लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया है। ठीक है, यानी कि इन्होंने एक और रिकॉर्ड थोड़ा सा सेट किया है। अब इनके पास सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बात की जाए तो 11 बार का रिकॉर्ड इनको अभी मिल चुका है। आगे देखते हैं। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत 2047 का जिक्र किया कि भारत 2047 तक पूर्णतः विकसित हो जाएगा। इस पर आप सभी की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, मुझे जरूर बताना कि वाकई जैसी स्थिति आज वर्तमान में चल रही है, आपको लगता है कि क्या भारत जो जल्दी विकास का जो हमारा मोटो है 47 तक की जो विकास का मोटो है वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य होता है, नेशन फर्स्ट। यहां पर ये बात कही जो गई है ना, दिस इज नेशन फर्स्ट। अभी तक क्या करते थे हम? नेशन फर्स्ट तो रख ही रहे थे, लेकिन हम अपने पड़ोसी देशों के लिए भी पॉलिसी रख रहे थे। ठीक है, जो कि हमारे पॉलिसी थी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको हमें पहले देखना है। यदि उनके यहाँ कोई समस्याएं होती हैं, यदि वो आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करते हैं, कोई क्राइसिस आती है तो भारत उनकी हेल्प करेगा, जो हमेशा से भारत करता है। ठीक है, लेकिन उसके परिणाम कुछ ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिले। धीरे धीरे आप देखिए कि जितने भी पड़ोसी देश हैं, अच्छा क्या कारण हो सकता है कि जितने भी पड़ोसी हमारे देश हैं सबके साथ ही धीरे धीरे करके भारत के संबंध खराब होते जा रहे हैं। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मालदीव्स हो। श्रीलंका ने अभी चाइना को अपना पोर्ट दे दिया, जासूसी वहां पर चाइना का जहाज खड़ा होता है जो निगरानी करता रहता है। समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात हो जाती है ये भारत के लिए कि श्रीलंका की मदद करी भारत ने जब वहां पर आर्थिक क्राइसिस आए। और श्रीलंका ने क्या किया? उन्होंने अपना पोर्ट दे दिया चाइना को कि आप वहां पर अपना जासूसी जहाज खड़ा कर लीजिए। सो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है अब हम नेशन फर्स्ट की पॉलिसी अपनाएंगे और हम राजनीतिक लाभ के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई पर्सनल ऐसा मोटो नहीं है कि हमें अपना राजनीतिक लाभ जो है वो संतुष्ट करना है, हम देश के लिए काम करते हैं। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। पीएम के भाषण की प्रमुख बातें क्या रही हैं ये हम समझेंगे और यही मेन चीज है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता, समरसता और सम्मान की बात की है। उन्होंने समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया है। देश के संविधान मूल्यों को बढ़ावा देने की बात की गई है कि देश का जो संविधान है और इसके जो मूल्य हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि रहेंगे सदैव। 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से आजादी दे सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासी उस
उसी भावना से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। ऐसा उनका कहना था कि जब हम कितने थे, 40 करोड़ देशवासी थे, तो हमने आजादी दिला दी, अब तो 140 हैं। ठीक है, हमारा देश क्या हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम समृद्धि की बातें ऐसे नहीं सोच सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। विकसित भारत 2047 सिर्फ भाषण के शब्द नहीं है, ऐसे उन्होंने बोला, क्योंकि वो जानते थे कि विपक्ष जो है इस बात पर निशाना साध सकता है। तो उन्होंने पहले ही बोला कि मैं ये सिर्फ शब्दों में नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। आगे देखते हैं। हमें प्रसन्नता है कि देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना, संकल्प इसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो उनके शब्द थे, कि विकसित भारत के लिए सरकार ने आम नागरिकों के सुझाव जो है वो मांगे थे और लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं। ठीक है, सुझाव क्या है देख लेते हैं। कि भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाना है, कैपिटल बने। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ये देशवासी हमारे चाहते हैं। भारतीय यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने, ठीक है, तभी तो हम एक अच्छा, आप कह सकते हो, विकसित भारत बन सकते हैं। भारत का मीडिया ग्लोबल बने, यानी कि हमारे पास कैसी होनी चाहिए मीडिया, ग्लोबल मीडिया होनी चाहिए। भारत में स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बने, कि भारत के युवाओं को जो स्किल दिया जा रहा है, ऐसा स्किल मिलना चाहिए कि यदि पूरे वर्ल्ड में मांग हो कि इस क्षेत्र में मुझे ये स्किल्ड पर्सन चाहिए, तो वहां पर भारत के युवा कार्य कर रहे हों। आगे बात करते हैं। भारत जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। बढ़ती आपदाओं के बीच शासन प्रशासन के लिए अभियान यहां पर चलाए जाएं। अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्दी से बनाया जाए, जो कि लक्ष्य भी है। अब लक्ष्य कब का है, चलो आप मुझे बताओ कि भारत ने क्या लक्ष्य रखा है, कि 2040 तक हमें बनाना है, या फिर 2050 तक बनाना है, या फिर 2030-35 तक बनाना है हमें अपना स्पेस स्टेशन। ठीक है, भारत की पारंपरिक औषधियां और वेलनेस हब के रूप में विकसित हो। भारत को जल्द से जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना चाहिए। जो कहा भी जा रहा है कि शायद भारत जल्द ही तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन करके पूरे विश्व के सामने उभर करके आएगा। आगे बात करते हैं। 5 वर्षों में 75 और मेडिकल सीटें यहां पर कही गई हैं। अगले 5 वर्षों में 75,000 और मेडिकल सीटें बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज भी बच्चे मेडिकल शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं, जो कि सच में बहुत सही है। ठीक है, कि अगर मेडिकल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बोला गया है कि हम इंडिया में 75,000 सीटें और लेकर के आएंगे, ताकि स्टूडेंट्स को बाहर ना जाना पड़े। बट रीज़न इज़ दैट कि इंडिया में लोग जो बाहर जा रहे हैं मेडिकल के लिए, वो वापस इसलिए भी नहीं आते। देखो, पढ़ तो लेंगे वहाँ पर, तो जॉब यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उतना पे नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पर उतना पे उन्हें दिया जाए तो शायद वो यहाँ से फॉरेन नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि जो इंडियन नर्सेज हैं वो पलायन कर रही हैं फॉरेन की, क्योंकि वहां पर उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है उनको ज्यादा दिखती है। बहुत सारी गवर्नमेंट उनको सुविधाएं देती है, उनके बच्चों को पढ़ने का खर्च देती है, रहने के लिए घर देती है। इवन बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो उनको पूरा एक तरीके से पेंशन टाइप्स भी प्रोवाइड करती है। तो यदि इस सेक्टर में इस तरीके से कुछ बदलाव होंगे तो मुझे ऐसा लगता है ऑफकोर्स जो डॉक्टर्स हैं वो इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, जो नर्सेज हैं वो इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात हो जाती है, आप सुरक्षा व्यवस्था जो है आपकी उसको सुदृढ़ करना चाहिए। यदि कोलकाता रेप केस जैसे चीजें हमें बार बार देखने को मिलेंगी तो आप समझ सकते हो कि हालात क्या होंगे। आगे बात करते हैं। विशेष तौर से मध्यम वर्ग में बच्चे इसमें शामिल हैं। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने सीटों की संख्या में लगभग 1 लाख तक की बढ़ोतरी करी है, एंड विच इज वेरी गुड। आगे बात करते हैं। पड़ोस में शांति के लिए प्रतिबद्धता। पड़ोस की बात की जाए तो बांग्लादेश इस टाइम सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास बांग्लादेश है, और हमें बहुत खुश होना चाहिए कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं। पाकिस्तान बहुत बार तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश बहुत बार तख्ता पलट हुआ, भूटान बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वहीं श्रीलंका में आ जाते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, बट इंडिया में ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। रेसेशन थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, बट ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है इंडिया में कि श्रीलंका जैसे हालत हो जाए। मुझे लगता है कि शायद कभी नहीं होगी ऐसी बात। तो उसमें कहा गया है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हो, शांति की स्थिति बरकरार हो हमारे जो पड़ोसी देश, और स्पेशली यहाँ पर उन्होंने कोट किया किनको लेकर, जो बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक रह रहे हैं, कि हम उनकी सुरक्षा को विशेष ध्यान देंगे। जो आप बार बार मीडिया में न्यूज़ सुन रहे हो ना कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उस पर हम बात करेंगे और उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। आगे बात कर लेते हैं समान नागरिक संहिता की, जो कि यहाँ पर
कोर पॉइंट था इस पूरे भाषण का। पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ये समय की मांग है कि देश में विभेदकारी सांप्रदायिक कानूनों को समाप्त किया जाए और जल्द ही शायद आपका पूरे भारत में ये समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है, जिसके बाद बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। महिला नेतृत्व वाले विकास मॉडल। उन्होंने बोला कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए दी जाने वाली सभी सजाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है यदि वो ये क्राइम करेंगे तो उनको क्या सजा हो सकती है। ऑफ कोर्स पता है। देखिए, आप कोलकाता मर्डर केस पढ़ रहे हो, रेप केस पढ़ रहे हो, उसी के जस्ट एक वीक में आपने एक और केस सुना कि एक नर्स अपने घर से ऑटो में बैठ करके गई और फिर वो पहुंची ही नहीं। 9 दिन बाद उसकी बॉडी मिली, उसके साथ भी रेप हुआ। आप ये मान के चलिए कि मैं इस टाइम अगर आपको पढ़ा रही हूं तो कोई महिला छेड़ी जा रही है, किसी महिला के खिलाफ यौन उत्पीड़न हो रहा है, किसी के साथ दहेज को लेकर के मारपीट की जा रही होगी और शायद कहीं ना कहीं एक रेप भी हो रहा होगा। ये जो सारी चीजें मैं बोल रही हूं इसी ड्यूरेशन में। ठीक है, तो सुरक्षा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम अगर ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए तो हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जिम्मेदारी हमारी भी है कि हमें उसे मानना चाहिए, हमें ये कार्य करने चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, चलो अभी आगे आ जाते हैं। यहां पर हम पूरी तरीके से सरकार पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पर्सनल कुछ फॉल्स होते हैं, नीतियां सरकार बनाती है, हम अच्छे से फॉलो नहीं करने देते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में महिला नेतृत्व वाले विकास मॉडल पर काम किया जाएगा। चलो, बीते वर्षों में वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हमने काम किया है। इनोवेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर क्षेत्र में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिला जो है वो नेतृत्व दे रही हैं, विच इज गुड। वायुसेना में देखो, आप आर्मी में देखो, नौसेना में देखो, हम स्पेस सेक्टर हो, हर जगह पर महिलाओं का दमखम देख रहे हैं। चलो आगे आ जाते हैं। वोकल फॉर लोकल अर्थतंत्र के लिए नया मंत्र बन गया है, और ये गुड भी है मेरे हिसाब से। तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल का जल पहुंच रहा है। ठीक है, इतने कम समय में 12 करोड़ और परिवारों को नल से जल पहुंच रहा है। आज 15 करोड़ परिवारों तक नल से जल यहां पर पहुंचाया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं लाल किला। लाल किला पर क्योंकि हर साल आपका तिरंगा फहराया जाता है, तो यहाँ पर इसे समझना जरूरी है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था। उसने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के लिए एक किले महल के रूप में कराई थी ये वाली। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर की बनी दीवारों के कारण इसको लाल किला नाम दिया गया। प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करने की परंपरा, इसकी शुरुआत पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 16 अगस्त 1947 को लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर तिरंगा झंडा फहराया था तथा भाषण दिया था। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 को लाल किले के किस द्वार पर भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताना, आपकी क्या राय है इस पूरे भाषण को लेकर के, और आप क्या इसमें अच्छे पॉइंट्स रहे हैं, फ्लॉज रहे हैं, क्या चीज़ रही हैं। आप सभी के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, मैं पढ़ती भी हूँ। तो आप सभी अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।